वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंक क्या होता है, और उसके बाद कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने करा था। आइए तो आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बार चैप्टर के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। चलिए, ये चैप्टर जो है बेटा आपका, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड बेटा क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, इसको वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। और अभी तक जिन बच्चे ने हमारी प्रीवियस लेक्चर, यानी जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक करा चुका हूं स्टार्टिंग से लेकर के, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहां से आप जाकर के अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, तो प्लीज जाकर के एक बार वॉच करें वहां पर। आइए बच्चे, आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बच्चे, इसके क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होती है। फिर कंजम्पशन एंड सेविंग के बारे में हम समझेंगे बेटा, सी क्या होता है, आई, और उसके बाद एस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, भाई रोजगार का मिलना ना मिलना, इन सभी अर्थ मीनिंग, इस सभी का मतलब क्या समझते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। आइए बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। आप लोगों को डिमांड का मतलब पता है। डिमांड दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, एक मार्केट डिमांड होता है, ये भी पता है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं बेटा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड, यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा, एग्रीगेट डिमांड। आइए यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीगेट डिमांड, इट मींस एडी इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज in an economy at a given overall price level and a given period। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड। भाई साहब यहां पर जितने भी डिमांड, जितने भी इंडिविजुअल का डिमांड होगा, उन सभी डिमांड को हम सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्राइस लेवल इन अ गिवन पीरियड। हम बेटा उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको एग्रीगेट डिमांड। आइए यहां पर समझते हैं बेटा, एग्जांपल क्या है। इफ द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, इफ द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी लो, अगर इकोनॉमी की प्राइस लेवल अगर बेटा अगर लो होता है यहां पर, तो पीपल टेंड्स टू बाय मोर गुड्स। बिल्कुल सही बात है, सिंपल बात है कि अगर इकोनॉमी के अंदर अगर प्राइस गुड्स का कम होता है, डाउन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू हायर एग्रीगेट डिमांड। बेटा जी इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ के आए हो यहां तक कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कम प्राइस पे लोग ज्यादा खरीदते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है बच्चे, समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटा लीडिंग द हायर एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा जी यहां पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड होता है जहां पर टोटल डिमांड हम लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर एन इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं बेटा, एक गिवन टाइम पीरियड के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मैंने ये बताया था कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसकी स्टडी हम क्या क्या कब करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जिन चीजों को स्टडी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। बट मैंने बताया था सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहां पर गिवन हम टाइम पीरियड, तो एग्रीगेट डिमांड इज द total demand for a goods and services in an economy at a given overall price level and given period। हम इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। मैंने बताया कि एक अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस कम होती है तब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे, इससे क्या होगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड शुड बी इंक्रीजेस, यहां पर बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा ऐसा कौन कौन सी कंपोनेंट्स है जो कवर करी जाती है किसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो कवर करी जाती है एग्रीगेट डिमांड के अंदर, उस पर चर्चा करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड इज द कंपोज्ड, एग्रीगेट डिमांड इज द कंपोज्ड ऑफ फोर मेन कंपोनेंट्स। बेटा यहां पर चार मेन कंपोनेंट्स आता है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की अगर बात करें बेटा तो ये चार कंपोनेंट्स इसमें एडिशन करा जाता है बेटा। चार कंपोनेंट्स से मिलकर के एग्रीगेट डिमांड बना है बेटा, राइट। तो सबसे पहला कंजम्पशन, बेटा कंजम्पशन को सी से आप डिनोट करते हो, यहां पर इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हो, यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप जी से डिनोट करते हो और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें बेटा एनएक्स से यहां पर डिनोट करते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहां पे सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, एंड नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एनएक्स। आइए बेटा कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक हाउस होल्ड जब खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं, कंज्यूम करना। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑन अ कैपिटल गुड्स, जब बिजनेस में आप एक्सपेंडिचर करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो कैपिटल गुड्स के ऊपर, दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें बच्चे तो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यहां पर सरकार खर्च करती है, यहां पर सरकार खर्च करती है बेटा। हम इसको क्या बोलते हैं यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्च करती है। और नेट एक्सपोर्ट की बात करें बेटा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बेटा जी यहां पर दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, हम इन दोनों का डिफरेंस को, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस जो होता है बेटा, दीज आर कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। तो ऐसे समझिए कि एग्रीगेट डिमांड कि चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स कंजम्पशन होती है, सेकंड इन्वेस्टमेंट होती है, थर्ड में स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, एंड फोर्थ में क्या होता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की बात करें बेटा, यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स करोगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। मैंने बताया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां पर एक हाउस होल्ड खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, हम उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर जब बिजनेसमैन खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब सरकार खर्च करती है एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब नेट एक्सपोर्ट की बात आती है बेटा तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। बताइए शरणो, बढ़ सकते आगे, चलिए बेटा जी आइए देखिए, यहां पर हमने इस तरह से बना दिया है जिससे कि आपके दिमाग में समझ में आ जाए। एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले कंजम्पशंस, मैंने बताया हाउस होल्ड स्पेंडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है, आई बात समझ में। उसके बाद बेटा सबसे पहले हमने ये करा, सेकंड में हमने इन्वेस्टमेंट की बात करा, थर्ड में हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हमने बात करा, एंड फोर्थ में बेटा हमने क्या करा, हमने बात करा नेट एक्सपोर्ट, जहां पर एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग की बात करें, सरकार यहां पर खर्च करती है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इट मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट, तो जब बिजनेसमैन जो है खर्चा करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमने समझाने का प्रयास करा एनिमेटेड वे में, ताकि आपके माइंड में पिक्चर्स छप जाए। और आई होप आपको ये कंपोनेंट्स याद हो गया होगा। सबसे पहला कंपोनेंट की अगर बात करें बेटा, यहां पर एग्रीगेट की कंपोनेंट, सबसे पहला कंजम्पशन आएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगा, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए अब हम लोग बात करते हैं, जब हमें एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया, एग्रीगेट डिमांड को समझाने से पहले मैंने बताया डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड वो डिमांड होता है जो उसमें क्या करते हैं, सभी इंडिविजुअल डिमांड को हम सम अप करते हैं तो हमारा मार्केट का डिमांड आ जाता है। फिर मैंने बताने का प्रयास करा यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो देखो सप्लाई की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक इंडिविजुअल सप्लाई होता है, एक मार्केट सप्लाई होता है। यहाँ बात करें मार्केट की सप्लाई, तो यहाँ पर क्या समझते हो, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एएस, रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
that producers in the economy are willing and able to supply at a given price level is called एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा जी एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई होता है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर सेल करने की कोशिश करता है, एबिलिटी शो करता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी दिखाता है एक इकोनॉमी के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई होता है जहां पर एक प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी विलिंग एंड एबिलिटी दिखाता है पूरे एंटायर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने के लिए बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। आइए एग्जांपल को देखते हैं। इफ द प्रोड्यूसर्स आर एबल टू सप्लाई, इफ प्रोड्यूसर्स आर एबल टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, राइट। बट मैंने कहा डिमांड की अगर हम बात करें, यहां पर मैंने बताया कि ज्यादा प्राइस पे एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। बट अगर प्रोड्यूसर के एंगल से हम देखें बेटा, तो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ज्यादा प्राइस पे एक प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा तो ज्यादा सेल करेंगे। बट कम प्राइस पे वो कम बेचना चाहेंगे क्योंकि उनको प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम दिखेगी, इसलिए वो कम सेल करना चाहेंगे बेटा। इसलिए मैंने बताया कि सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ये समझिए, यहां पर ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा कब, जब उस गुड्स का प्राइस मोर होगा, तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई विल बी इंक्रीजेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया बात बेटा। तो एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई होता है, इट रेफर्स टू, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स इन इकोनॉमी are willing and able to supply at a given price level in an economy is called aggregate supply. Example की बात करें, if the producers are able to supply more at a higher price, aggregate supply will be increases. Clear है पॉइंट्स बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंजम्पशन फंक्शंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चे। आई तो कंजम्पशन फंक्शन की अगर बात करें बेटा, तो नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जहां पर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन, यहां पर कंज्यूम कर पा रहे हो, कंजम्पशन की हम बात करें, द कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो बेटा इस तरह से समझो, कंजम्पशन फंक्शन वो फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन आर दोज टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो रिलेशनशिप बताए टोटल कंजम्पशन आपने कितना करा एंड टोटल इनकम। तो यहां पर डिफरेंस आपको बताता है बेटा किसका, टोटल कंजम्पशन कितना करा आपने और टोटल इनकम आपका कितना है, इन दोनों का बीच में का रिलेशनशिप जो बताने का काम करता है बेटा, हम उसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एग्जांपल को समझो, इफ हाउसहोल्ड इनकम इज 50,000 अगर एक हाउसहोल्ड का इनकम जो है 50,000 रुपया है, देयर कंजम्पशन विल बी ऑल्सो मैच, कंजम्पशन इसका मैच करेगा। हाउएवर the income rises to 1 lakh, their consumption will be also increases accordingly। बिल्कुल सही बात है भाई, जब उसके पास एक हाउसहोल्ड इनकम 50,000 है तो उसी के हिसाब से खर्चा भी है, बट इनकम बढ़ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सिंपल सी बात है भाई, आपके पास इनकम कम है तो आप कम खर्चा करना चाहोगे, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज्यादा खर्चा करना चाहोगे, ये तो ऑब्वियस बात है। इट इज अ सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये कंजम्पशन फंक्शन की बात अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये रिलेशनशिप बताता है बेटा किसका, कि टोटल कंजम्पशन क्या हुआ और टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस बताता है बेटा यहां पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट्स। तो फिर से एक बार देखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। इफ इट सजेस्ट दैट कंजम्पशन इंक्रीजेस, इनकम इन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जब कंजम्पशन आपका बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैंने दे करके बताया कि हाउस होल्ड इनकम इन इज 50,000, देयर कंजम्पशन विल बी ऑल्सो मैच इट। भाई 50,000 का उसका इनकम है तो 50,000 के हिसाब से ही तो उनका खर्चा होगा। बट अगर मान लीजिए उसका कंजम्पशन, अगर उनका इनकम बढ़ गया, बढ़ करके 50 से 1 लाख हो गया, तो उनका ऑल्सो अगर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में काम कर रहा है। आइए बच्चे अब हम लोग इसको समझते हैं। आइए, प्रोग्रेशन ऑफ कंजम्पशन विथ इनकम।
प्रोग्रेशन ऑफ कंजम्पशन विथ इनकम की बात करें बेटा, यहां पर इनकम आपका 1,00,000 है। सिग्निफिकेंट कंजम्पशन इंक्रीज विद द हाई इनकम, बिल्कुल सही बात है, यहां पर इनकम आपका बढ़ जाएगा। अब देख लीजिए इनकम आपका कितना हो गया बेटा, 75,000 रुपये। इन इंक्रीज कंजम्पशन रिफ्लेक्टिंग हायर इनकम। अब यहां पर देखना इनकम आपका क्या हो गया, 50,000 हो गया। इनकम आपका क्या हो गया यहां पर 50,000। इनिशियल कंजम्पशन लेवल मैचिंग विथ इनकम। इनिशियल कंजम्पशन जो है लेवल मैच करेगा किसके साथ, इनकम के साथ। तो यहां पर ये प्रोग्रेशन कंजम्पशन विद द इनकम के साथ हमने बताया, जहां पर इनकम आपका 1,00,000 है, जहां पर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज विद द हाई इनकम। कंजम्पशन आपका बढ़ेगा किसके मुताबिक, जब आपका इनकम बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर आपका इनकम 75,000 है, तो यहां इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन, कंजम्पशन तो यहां पर बढ़ जाएगा इनकम के अकॉर्डिंग, बट यहां पर आपका इनकम 50,000 हो गया था, यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंजम्पशन आपका मैच कर जाएगा इनकम के साथ। तो ये आपका एग्जांपल था बेटा, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। और प्रोग्रेशन ऑफ कंजम्पशन विद इनकम मैंने समझाने का प्रयास करा, वही चीज जो मैंने अभी बताया है पीछे, वही सेम चीज है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मतलब होता है बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, P2C। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करें बेटा, क्या मतलब समझते हो, तो द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फ्रैक्शंस ऑफ एडिशनल इनकम दैट हाउस होल्ड कंज्यूम्स रेदर देन सेव्स। अब क्या मतलब होता है बेटा, एग्जाम्पल को समझते और बेहतर समझ पाएंगे हम। इफ अ हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेस, एक हाउस होल्ड का इनकम बढ़ा है बाय द 10,000 एंड दे स्पेंट 8,000। भाई एक हाउस होल्ड जो है उसका इनकम बढ़ा है 10,000 रुपए से और वो स्पेंड कर रहे हैं 8,000, देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.8। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर आप किस चीज में दिखाते हो, यहां पर फ्रैक्शन में दिखाते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर कितने, देखो 10,000 से आपका इनकम बढ़ा और आपने स्पेंड कितना करा, 8,000 करा। तो यहां पर अगर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, तो 0.8 होता है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट अ हाउस होल्ड कंज्यूम्स रेदर देन सेव। यहां पर सेव के अलावा रेदर देन सेव की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 10,000 कमा रहे हैं और 8,000 यहां पर खर्च कर रहे हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, यहां तो यहां पर आपको 0.8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ऐसे समझो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो एडिशनल इनकम दैट अ हाउस होल्ड कंज्यूम्स, जब एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है रेदर देन सेव, बिना सेव किए, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। मैंने बताया कि हाउस होल्ड का इनकम बढ़ रहा है 10,000 से और खर्चा कर रहे हैं 8,000 रुपए, तो उसके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो देख रहे हो तो 0.8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कितने टाइप्स के होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, यहाँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, जिसको एपीसी कहते हैं, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी होता है। अगर एवरेज की बात करें तो टोटल कंजम्पशंस डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। जब यहां पर टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर देते हो अगर टोटल इनकम से, तो आपका आ जाएगा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है यहां पर टोटल को डिवाइड करते हो टोटल इनकम से, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, यहां तो द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन इनकम। बेटा जी यहां पर चेंज होगा आपका कंजम्पशन किसके साथ साथ, जैसे जैसे आपका इनकम चेंज होगा। बेटा मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल होता है, तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे यहां पर कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, जब आपकी कंजम्पशन में चेंज आएगी, कब, फ्रॉम चेंज इन इनकम, इनकम में बदलाव अगर दिखेगी तो यहां पर भी आपको दिखेगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के हमारे पास क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है बेटा, एक होता है एपीसी
और एक होता है एमपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर दोगे टोटल इनकम से तो आपका आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा यहाँ पर क्या होता है तो द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द इनकम। तो यहाँ पर कंजम्पशन में चेंज आएगा कब, जब यहाँ पर टोटल इनकम में चेंज आएगा। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे? चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आइए बच्चे अब हम लोग बात करते हैं सेविंग फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने बहुत देख लिया कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, तो अब सेविंग फंक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं सेविंग फंक्शन सोर्स। ये क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल सेविंग, यहाँ पर कितना टोटल सेविंग है और टोटल इनकम, इन दोनों का अगर रिलेशनशिप जो बताता है बेटा हम उसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेटा जो शो करता है क्या, रिलेशनशिप, संबंध किसके बीच में, टोटल सेविंग के बीच में बेटा, और उसके बाद किसके बीच में, टोटल इनकम के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो संबंध बताता है टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच की, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, यहां पर समवंस इनकम ऑफ ₹50,000 एंड सेव्स 10,000 रुपये। भाई साहब यहाँ पर समझो 50,000 रुपये वो कमा रहा था, इनकम है उसका 10,000 रुपये वो सेव कर रहा है, पर पोर्शंस ऑफ सेविंग विल बी डिफरेंट देन इफ हिज इनकम इज 1 लाख। बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां पर भाई साहब जब वो 50,000 रुपये कमा रहे थे तो 10,000 की शेविंग कर रहे थे, बात समझिए। जब वो 50,000 रुपये कमा रहे थे, जब उसका इनकम 50,000 का था तो ये सेव कर रहे थे 10,000 रुपये। तो आप मान लीजिए यहाँ पर सेविंग उसका बढ़ जाएगा जब 1 लाख का इनकम होगा, तो जब उसका 1 लाख का इनकम हो जाएगा तो यहाँ पर सेविंग आपका कितना हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज तो दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग फंक्शंस बोलते हैं। तो मैंने बताया कि टोटल सेविंग और टोटल इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग ही तो सेविंग बढ़ रही है। जब यहाँ पर इनकम पहले 50 था अब कितना हो गया, 1 लाख, तो 50 पे 10,000 सेव हो रहा है, तो 1 लाख पे 20,000 हो जाएगा। तो यही तो है बेटा सेविंग फंक्शंस। आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे बेटा हाउ डज इनकम लेवल अफेक्ट सेविंग प्रोपोर्शन। बेटा जी कैसे करके हमारा इनकम जो है सेविंग को अफेक्ट करता है, किस प्रोपोर्शन में करता है बेटा, तो इस बात को समझिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास इनकम कितना है, 50,000 इनकम है। समझना इस पॉइंट को, यहाँ पर इनकम हमारे पास कितना है बच्चे, 50,000 रुपये की इनकम है। तो हमारे सेविंग कितना है बेटा, यहाँ पर लोअर सेविंग प्रोपोर्शंस, बट हमारा इनकम कितना हो गया, 1 लाख, तो हायर सेविंग प्रोपोर्शन। इन चीज को देखो, इससे आप अच्छे तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो जैसे यहां पर मान लीजिए 50,000 का सेविंग दिख रहा है आपको, जब यहां पर 50,000 का इनकम है तो बेटा जी यहां पर सेविंग आपका कम रहे, लोअर सेविंग रहेगा। जैसे मैंने बताया कि जब 50,000 आपका क्या था, इनकम था, तो आपका सेविंग 10,000 था, और जैसे ही 50,000 से आपका इनकम कितना, 1 लाख पे पहुंच गया, तो आपका सेविंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 पे आपको लोअर सेविंग प्रोपोर्शन दिखेगा, यहाँ पर 1 लाख पे आपका हायर सेविंग प्रोपोर्शन दिखेगा। और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेंगे बेटा, आपका ऑटोमेटिकली सेविंग बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है बच्चे, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करें बेटा, प्रोपेंसिटी टू सेव इज द फ्रैक्शंस ऑफ एडिशनल इनकम दैट हाउस होल्ड सेव रेदर देन कंज्यूम। तो बेटा यहां पर क्या करते हैं, सेव करते हैं बजाय कंज्यूम करें। तो यहां पर नाम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहां पर बेटा कंज्यूम करने पे फोकस नहीं है, यहां पर सेव करने पे फोकस है। तो समझिएगा, प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो प्रोपेंसिटी टू सेव इज द फ्रैक्शंस ऑफ एडिशनल इनकम दैट हाउस होल्ड सेव्स रेदर देन कंज्यूम। तो यहां पर कंज्यूम नहीं करते हैं बेटा, यहां पर सेव करते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए एग्जांपल को समझते हैं बेटा। समवंस इनकम इंक्रीजेस बाय 10,000। अगर किसी का इनकम बढ़ रहा है बेटा यहां पर 10,000 रुपए से, तो दे सेव 2,000, यहां पर वो 2,000 रुपए की सेव कर रहे हैं, देयर प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 0.2। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पहले ही देखा था, जो वहां पर क्या हो रहा था बेटा, 8,000 रुपए का, तो वहां पर 0.8 था, यहां पर सेविंग कितने का है, 2,000 रुपए का, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 0.2। तो यहां पर प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 0.2। समझ में आया पॉइंट्स, क्लियर है पॉइंट्स। तो प्रोपेंसिटी टू सेव एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा जहां पर क्या हम करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, कंज्यूम पे, हम कंजम्पशन पे फोकस नहीं करते, हम सेविंग पे फोकस करते हैं। तो हमारा सेव की तरफ हमारा फोकस ज्यादा होता है रेदर देन कंज्यूम्स। तो यहां सेव्स
rather than consumes. तो the propensity to save is the fractions of additional income that a household saves rather than कंज्यूम्स. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा समवन इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से तो यहां पर 2,000 का सेविंग कर रहे हैं और यहां पर प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 0.2. क्लियर है बच्चे? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा प्रोपेंसिटी के टाइप्स क्या होता है. यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. कितने तरह के होते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो यहां पर देखेंगे बच्चे प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो यहां पर आपको एपीएस दिखेगा और एक आपको दिखेगा मार्जिनल. मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम अगर बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें बेटा, यहां पर तो टोटल सेविंग को अगर डिवाइड कर देते हो टोटल इनकम से तो आपका आ जाएगा. यहां पर समझिए, यहां पर अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें बच्चे, यहां पर तो अगर आप डिवाइड करते हो टोटल सेविंग को डिवाइड करते हो टोटल इनकम के साथ, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा, जिसको एपीएस हम बोलते हैं. और उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करें, जिसको एमपीएस बोलते हैं बेटा, तो चेंज इन सेविंग. यहां पर जब सेविंग में बदलाव आएगा बेटा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनकम आपका चेंज हो जाएगा. ये बातें समझ में आ गई. तो यहां पर दो टाइप्स के होते हैं बेटा प्रोपेंसिटी टू सेव. एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और सेकंड जो होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. यहां पर जब एवरेज की बात करते हैं बेटा तो टोटल सेविंग को आप डिवाइड करते हो टोटल इनकम के साथ, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आता है. जब मार्जिनल की बात करते हैं बेटा तो यहां पर चेंज होना होता है सेविंग में. जैसे जैसे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनकम में चेंज होगा, तो यहां पर आपका सेविंग में भी चेंज आएगा. इनकम बढ़ेगा तो आपका सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगा. क्लियर है बच्चे पॉइंट्स? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आइए बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है. इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एक बार देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक बार इस पॉइंट को आप देखिए बेटा. तो हम लोग बात करेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है. इन्वेस्टमेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर बेटा आपको इन्वेस्ट करना होता है. ये बात आपको समझ आ चुका है, आप जानते हो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको इन्वेस्ट करना होता है. तो आइए बच्चे हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शंस. इन्वेस्टमेंट फंक्शंस डिस्क्राइब. इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इन्वेस्टमेंट. बेटा जी यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट का रिलेशन एंड इनकम और आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी, हम बेटा उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है बेटा जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इन्वेस्टमेंट. जब आप टोटल इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप की बताते हो और इनकम और आउटपुट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपको रिलेशनशिप बताता है किन चीजों का, टोटल इन्वेस्टमेंट का एंड इनकम और आउटपुट. तो टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताता है बेटा और उसके बाद इनकम के बारे में भी बताता है और उसके बाद आउटपुट लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी बताता है बेटा. हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन. पॉइंट्स क्लियर है बच्चे? आइए तो यहां पर हम बात करेंगे ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है इन्वेस्टमेंट के. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइंस करते हैं. तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. आइए हम देखते हैं बच्चे. तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स. इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स करते हैं उन फैक्टर्स पे लाइक इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. उसके बाद हम अगर बात करें बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी पे और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे. इन सभी फैक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करते हैं. ये इन सभी फैक्टर के ऊपर डिटरमिनेंट्स. अगर बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को. तो सबसे पहले हमने देखा इंटरेस्ट रेट, सेकंड में देना बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस को हमने देखा, फिर हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करा, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. ये सारे वो फैक्टर्स है बेटा जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं. क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले बेटा हम अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इनकम और आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी. यहां पर डिटरमाइन करा जाता है डिटरमाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस और उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट. तो ये सारे वो फैक्टर्स है बेटा जो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिस्क्राइब करता है बेटा रिलेशनशिप किसके बीच में, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इनकम और आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी. यहां पर ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है बेटा. तो सबसे पहले मैंने कहा कि इंटरेस्ट का रेट हो गया, बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की हम बात करते हैं बेटा, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं. तो ये सारे वो फैक्टर्स है जो बेटा इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं.
प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग बात करेंगे बेटा एक्स एंड सेविंग क्या होता है, हम किसे बोलते हैं एक्स एंड सेविंग। फिर हम बात करेंगे बेटा एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो दोनों में एक्स एंड सेविंग में भी बात करेंगे, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग में भी बात करेंगे, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में भी बात करेंगे बेटा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हम डिफरेंस करने जा रहे हैं यहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का बच्चे। तो यहां पर हम लोग एक्स एंड सेविंग क्या होता है हम उसके बारे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चे। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे द प्लान्ड सेविंग बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स बिफोर एक्चुअल इनकम रियलाइजेशन। यानी अगर एक्स एंड सेविंग वो सेविंग होता है बेटा, वो प्लान्ड सेविंग होता है जो एक हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल के द्वारा बिफोर एक्चुअल इनकम रियलाइजेशन, जब तक आपकी एक्चुअल इनकम रियलाइजेशन नहीं होती है उससे पहले का जो भी आपका सेविंग्स है बेटा, चाहे वो हाउसहोल्ड का हो चाहे वो इंडिविजुअल का हो, वो एक्स एंड सेविंग कहलाते हैं बेटा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिफोर रिसीविंग द सैलरी, बेटा जी जब तक आपको सैलरी यहां पर रियलाइज नहीं होता है, अ पर्सन प्लान्स टू सेव 20% ऑफ देयर इनकम। तो वहां पर एक पर्सन प्लान कर रहा है कि 20% मैं सेव करूंगा अपनी इनकम का। बेटा ये एक्स एंड सेविंग है। क्या ये बात समझ में आया, बोलो ना यस और नो। तो जब मैंने अगर एक्स एंड सेविंग समझ लिए तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है। तो यहां पर एक्चुअल सेविंग डन बाय हाउस होल्ड और इंडिविजुअल आफ्टर रिसीविंग देयर इनकम। बेटा जी यहां पर क्या होता है एक्स एंड सेविंग में क्या होता है, आपको एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है बट यहां पर आपको रियलाइज हो चुका है, इनकम रिसीव हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर रिसीविंग द सैलरी द पर्सन एंड्स अप सेविंग 5,000 इंस्टीड ऑफ 4,000 एज अ प्लान्ड। बात समझ पा रहे हैं, 5,000 के जगह पर 4,000 वहां पर सेव कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप ये समझिए एक्स एंड सेविंग वो सेविंग होता है जहां पर आपको कोई इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को वो सैलरी या वो इनकम रियलाइज अभी तक हुआ नहीं, यानी रिसीव नहीं हुआ है, बट यहां एक्स पोस्ट में रिसीव हो चुका होता है। तो प्लान क्या करते हैं, जब उसको सैलरी रिसीव हो जाती है तो पर्सन प्लान अप करते हैं कि सेविंग जैसे 5,000 के जगह पर हमने 4,000 सेविंग कर लिया। बात समझ पा रहे हैं, तो ऐसे होता है। तो एक्स एंड समझ में आ गया, एक्स पोस्ट सेविंग भी समझ में आ गया। इस तरह से बेटा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस बिफोर एक्चुअल डिमांड एंड इनकम रियलाइजेशन। यानी वही चीज है बेटा, यहां पर इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय द या तो बिजनेसमैन बिफोर एक्चुअल डिमांड, यहां पर एक्चुअल डिमांड से पहले या इनकम रियलाइजेशन होने से पहले जो इन्वेस्टमेंट है बेटा हम उसको बोलते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 50,000 इन एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस बिफोर नोइंग द एग्जैक्ट मार्केट डिमांड। बेटा जी यहां पर एक कंपनी प्लान कर रही कि हम इन्वेस्ट करें 50,000 इन एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस बिफोर नोइंग, बिना वो मार्केट के कंडीशंस को, बिना मार्केट को डिमांड को समझते हुए कि वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा हम उसको एक्स एंड सेविंग बोलते हैं। तो यहां पर एक कंपनी प्लान कर रही है कि इन्वेस्ट करना चाहेंगी एक्सपेंडिंग किसके ऊपर, अपने ऑपरेशंस के ऊपर, अपने काम के ऊपर। कब, बिफोर नोइंग एग्जैक्ट मार्केट डिमांड। भाई पहले मार्केट की एग्जैक्ट डिमांड को तो समझो, उसके बाद ही तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, वरना डूब जाओगे, ध्यान रखना। आइए हम बात करते हैं बच्चे एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है। यहां पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसेस आफ्टर रियलाइजिंग द डिमांड ऑफ इनकम। तो यहां पर बेटा जी एक्चुअल में इनको डिमांड की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इनको रियलाइज हो चुकी होती है बेटा। बात आई समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। आई तो यहां पर एक्चुअल में रिसीव हो जाती है। तो एग्जांपल को समझिए, कंपनी इन्वेस्ट 60,000 आफ्टर ऑब्जर्विंग द डिमांड इंक्रीज इन द मार्केट।
भाई साहब इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व कर चुके हैं, इनको मार्केट का कंडीशंस के बारे में नॉलेज हो चुकी है, तो आप ये कंप्लीटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड कर सकते हैं। बेटा हम इसको एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? बोलो ईशन नो। तो यहाँ पर एक्स एंड सेविंग वो होता है बेटा जहां पर प्लान सेविंग बाय हाउस होल्ड और इंडिविजुअल बिफोर एक्चुअल इनकम रियलाइजेशन, यहाँ पर रियलाइज नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा एक्स पोस्ट सेविंग की बात करें तो एक्चुअल सेविंग डन बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल आफ्टर रिसीविंग द इनकम। यहाँ पर जब इनकम रिसीव हो जाती है उसके बाद हम करते हैं, जैसे आफ्टर रिसीविंग द सैलरी द पर्सन एंड्स ऑफ 5,000 इंस्टीड ऑफ 4,000 एज प्लांट। तो यहाँ पर 4,000 की जगह एज प्लांट 5,000 की जगह पर 4,000 रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे चर्चा करेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड इनवॉलेंटरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आइए इन सभी विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात अगर करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम सबसे पहले इससे पहले कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझे, हम इसके बारे में समझे कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जानबूझकर बेरोजगार रहना, नॉलेज होने के बाद भी काम ना मिलना। तो इन सभी को समझने से पहले एक बार हम ये समझेंगे कि बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार आपको मिलना, रोजगार आपको मिला हुआ है, काम मिला हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा रोजगार नहीं मिला है, किसी भी रीजन से नहीं मिल सकता है। बात समझ पा रहे हैं? अब किस लिए नहीं मिला उस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर सिंपल वर्ड में एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार जिसको मिला हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जिसको रोजगार अभी तक नहीं मिला है। किस रीजन से नहीं मिला उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं या इनवॉलंटरी नहीं काम कर रहे हैं, फ्रिक्शनल है, सीजनल है, क्या है, कैसे है, सभी पर डिस्कस करेंगे। इतना बात आप समझ लीजिए, ठीक है बात? आगे हम बढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन ऑल रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड, while involuntary unemployment refers to the people who are willing to work but can't find job। आइए दोनों चीज को हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों को काम मिला हुआ, एकदम मजे से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आराम से काम कर रहे हैं। बट एक बेटा है इनवॉलेंटरी, बात समझ पा रहे हैं? एक वॉलेंटरी होता है, जानबूझकर करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, यहां पर इनवॉलेंटरी है बेटा। आइए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर ऑल रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड, यहां पर जितने भी रिसोर्सेस है बेटा 100% यूटिलाइज हो पा रहा है, एम्प्लॉयड हो रहा है। बट इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा जहां पर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट कांट देयर फाइंड जॉब। पर लोग काम करने के लिए रेडी तो है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो रेफर्स टू पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन काम और जॉब उनको मिल ही नहीं रहा है। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें बेटा यहां पर तो सारे लोगों को यहाँ रिसोर्सेज का 100% फुल्ली एम्प्लॉयड हो रहा है, यूटिलाइज हो पा रहा है। यहां पर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें बेटा, लोग तो यहां पर काम करने के लिए तैयार है बट उनको काम नहीं मिल रहा है, हम उनको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बेटा? आइए हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। ड्यूरिंग रिसेशन many workers are laid off, leading involuntary unemployment despite of them wanting to work। तो यहां पर ये एग्जांपल है बेटा कि रिसेशन की कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर जो होते हैं यहां पर काम नहीं कर रहे होते, ऑफ पे होते हैं। यहां पर अगर बात करें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट ऑफ देम वांटिंग टू वर्क, तो एग्जांपल है बेटा। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आइए कुछ हम प्रैक्टिकल को देखते हैं बेटा, जिससे कि हमें चीजें समझ में और बेहतर तरीके से आ सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेबल शोइंग इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। उसके बाद हम बात करेंगे एपीसी। तो यहां पर एमपीसी और अभी हम लोगों ने प्रीवियस बैक करके हमने अभी पढ़ाया आपको,
तो उसको हम सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए समझिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करके देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका ये इनकम है, यहाँ पर आपका ये कंजम्पशंस है। आपका इनकम कितना है बेटा 10,000 रुपया, यहाँ पर कंजम्पशन कितना है 8,000 रुपया, यहाँ पर आपका ये 12,000 है, यहाँ पर 9500 है, यहाँ पर 15,000 है, यहाँ पर 11,500 है बेटा, यहाँ पर आपको 18,000 है, यहाँ पर 13,500 है। अब ये समझ लीजिए इनकम यहाँ पर क्या है 10,000 है, कंजम्पशन आपका कितना है 8,000 का। यहाँ पर इनकम क्या है, यहाँ पर इनकम यहाँ पर बढ़ा है, देख लीजिए समझिए बात को। यहाँ पर आपका इनकम जब 10,000 रुपये था बेटा, आपका कंजम्पशन 8,000 रुपये का था। जब आपका यहाँ पर इनकम बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, बताइए यहाँ पर कंजम्पशन 8,000 से 9500 पे पहुंच गया, 9,500 हो गया। बताओ यहाँ पर आपका इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो सिंपल मतलब है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा बट कंजम्पशन उसी के प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ती है। यहाँ पर 18,000 हो गया, आपकी कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ रही है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे या चेंज इन सी अपन चेंज इन वाई। सी फॉर क्या होता है बेटा कंजम्पशन, वाई फॉर होता है इनकम। चलिए बेटा यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम लेवल। बताइए फर्स्ट में अगर बात करें बेटा 9500 से कितना हो गया 8,000, कितने का चेंज है बेटा 1,500 का। यहाँ पर 12,000 से क्या हो गया 10,000 हो गया, 2,000 का चेंज हो गया। बताइए यहाँ पर एमपीसी कैसे निकालेंगे, बताइए यस और नो। 1500 डिवाइडेड बाई 2,000 0.75 आएंगे, बोलो यस और नो। उसके बाद अगर हम बात करें कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें बेटा, तो मैंने बताया था एपीसी। एपीसी का मतलब होता है चेंज इन, यहां पर सी अपॉन वाई, सी फॉर कंजम्पशन वाई फॉर इनकम, सी फॉर कंजम्पशन वाई फॉर इनकम। एग्जांपल की अगर बात करें फर्स्ट इनकम लेवल कितना है बेटा 8,000 रुपए है, 8,000 है, और यहां पर सेकेंड क्या है 10,000 है, बोलो ना ये सर लो। यहां पर आपका क्या है सी कितना है सी कितना है 8,000, और आपका इनकम कितना है 10,000। दोनों को डिवाइड करेंगे आपको आ जाएगा 0.80। तो यही मैंने तो अभी पीछे कराया है, आप बैक करके देख सकते हो। आइए बच्चे उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो। आइए बच्चे हम इसको एक बार समझते हैं। आइए इसको सबसे पहले समझेंगे। इनकम यहां पर आपका क्या है बेटा, और यहाँ पर सेविंग्स है। तो समझिएगा जैसे मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास करा, ये भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इनकम आपका कितना है बेटा 10,000 रुपये है, यहाँ पर आपका सेविंग कितना है 2,000 रुपये। भाई अगर 10,000 इनकम कमा रहे हो आप और 2,000 रुपये बचत कर रहे हो, तो 8,000 रुपये आप खर्चे तो कर रहे हो, कंज्यूम कर पा रहे हो। अब देखो इनकम यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आपका बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, 10,000 से 12,000 हो गया। तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा 2,000 से 2,500, यानी ये भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सेविंग्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेगी। उसके बाद अगर बात करें बेटा, यहाँ पर देखिए आपका इनकम बढ़ रहा है, 12 से 15 हो गए, तो यहाँ पर आपका सेविंग्स भी बढ़ गए, 2,500 से आपका 4,000 रुपये हो गए। जैसे जैसे इनकम आपका 15 से 18 हो गए बच्चे, यहाँ पर आपका इनकम सेविंग की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर 5,500 हो गए बेटा, 5,500 हो गए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेट एमपीएस कैसे कैलकुलेट करी जाती है बेटा। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जहां पर चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन एस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग, और चेंज इन वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। ठीक है, आइए उस पर हम बात करते हैं। कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड इनकम लेवल। हम यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड इनकम लेवल की बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बात करें यहां पर चेंज इन सेविंग कितने का है 2,500 का है। उसके बाद 2,500 और यहां पर 2,000 रुपए है। देख लीजिए सेविंग में कितने चेंज है, पहले 2,000 था, फिर बाद में 2,500 हो गए, तो आपका 500 को आ गया। पहले कितना था बेटा 10,000 था, बाद में कितना हो गया 12,000। तो यहाँ 12 में से छोटा माइनस करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर 12,000 जो है उसमें से 10,000 घटाओगे 2,000 आ जाएगा। डिवाइड करके देखो एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितने का चेंज है बेटा बताइए श्योर नो। यहाँ पर सेविंग में कितने चेंज है 500 का है, और यहाँ पर इनकम में चेंज कितने का है बेटा 2,000 का। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, बोलो ये श्योर नो। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया था बेटा जो अभी तक मैंने कराया? आई होप आपको बेहतर तरीका से समझ आया होगा, जहां तक मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करा है बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स के थ्रू, ताकि ये वन शॉट में बेटा, वन शॉट का मतलब सिर्फ नाम के लिए वन शॉट नहीं होता, उसमें प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए बेटा। और जब आप उसको करेंगे तो सारा कुछ आपको आना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई। बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से करो, और जब आपको चीजें अच्छा लगता है खुद पहले रियलाइज करो। जब आपको आपके लिए चीजें फायदेमंद है, अगर मैं पढ़ाता हूं आपको चीजें समझ में आता है, आपके नॉलेज में अच्छी, आपको चीजें अच्छा लगता है, तो उसके बाद आप जरूर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त में रिकमेंड कर सकते हैं, अपने जो भी नियर डियर जो भी है उनको। ये आपका चॉइस है बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। आपको अच्छा लगता है आप जरूर शेयर कीजिए, बट पहले खुद पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये बच्चे? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द, आइए बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स एट अ विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट resulting in the no profit and no loss. It is an important concept in the both microeconomics as well as business economics. बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू, बेटा जी यहां पर टीआर जो है आपके इक्वल होते हैं किसकी? टोटल कॉस्ट को। यहां पर टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के बराबर होते हैं बेटा। यहां पर रिजल्टिंग इज नो प्रॉफिट्स, बेटा जी यहां पर ना तो आपको प्रॉफिट्स होगा ना तो आपको लॉस होगा। जब आपका टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा बेटा, तो प्रॉफिट का तो उम्मीद ही नहीं करेंगे ना आप, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ये दोनों चीज नहीं होगा बेटा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोथ माइक्रो एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? आइए, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो यहां पर फिक्स कॉस्ट होता है, जहां पर हम बात करते हैं एफसी, एफसी मींस फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर करेंगे बेटा तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। आइए हम लोग इसको एक बार करते हैं बेटा। फिक्स कॉस्ट आपके 20,000 है, प्राइस पर यूनिट आपको 100 है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा बेटा? ₹60। बोलो यस और नो, कैसे आया बेटा? आप कर सकते हो, फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, 20,000 यहां पर है बेटा, आप डिवाइड करेंगे 100 माइनस, समझो यहां पर समझो फिक्स कॉस्ट आपका 20,000 रुपये दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्राइस पर यूनिट ₹100 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या है बेटा? यहां पर 60 है। मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का प्रयास करा है, मैंने ये समझा रहा हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो। तो बेटा जी यहां पर फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000 है, तो ऊपर आप 20,000 ले लोगे, यहां पर आप क्या लोगे? 20,000 डिवाइड करोगे बेटा। उसके बाद हम क्या लेंगे? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट कितना है बेटा? 100 है, तो 100 ले लेंगे आप, माइनस करेंगे बेटा, माइनस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 है बेटा, 60 ले लेंगे बोलिए यस नो। तो बताइए यहां पर आपका 20,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा 40 हो जाएगा। तो कर सकते हैं बेटा, यहां से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 500 यूनिट आ जाएगा। देखो यहां पर ये से कट गया, 500 का 20, ये बेटा 500 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट्स। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलो ना यस और नो, क्लियर है पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ लिया आप? तो ऐसे समझना, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर ना तो कोई कॉस्ट रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वहां पर इक्वल हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा बेटा? एक बार सभी चीजों को कस्टमाइज तरीके से एक बार रिकैप ले लेते हैं कि पूरी टिल एंड, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हम लोगों ने क्या करा, सभी चीज को हम एक बार करा देते हैं बच्चे, जिससे कि आपका माइंड में कॉन्फिडेंस और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट हो जाए। चलिए हम लोगों ने बात करें एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड की बात करें बेटा तो टोटल डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल्स, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। फिर मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑफ बाई एन इकोनॉमी एट अ वेरियस प्राइस लेवल, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। फिर हम लोग बात करें कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस क्या होता है, तो यहां पर कंजम्पशन फंक्शंस की अगर बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन, जहां पर इनकम और कंजम्पशन के बारे में रिलेशनशिप बताए बेटा, हम उसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। सेविंग फंक्शंस की बात करें बेटा तो रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड सेविंग के बीच में बताए तो सेविंग फंक्शन, और कंजम्पशन और इनकम के बारे में बताए तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन। फिर हम लोगों ने बात करा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर मैंने बताया प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, जिसको एमपीसी एंड एपीसी के थ्रू हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्स एमपीएस एंड एपीएस। फिर मैंने बताया इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा हाउ द बिजनेसेस डिसाइड इन्वेस्टमेंट लेवल बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड
इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर मैंने बताया इसके अंदर कि एक्स एंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में प्लांट लेवल्स की हमने बात करा। फिर मैंने बताया कि एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्चुअल लेवल ऑफ रियलाइजेशन की बात करा इकोनॉमी के अंदर। फिर मैंने बात करा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ पर 100% हमारी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो पाती है बेटा। फिर मैंने बात करा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा। मैंने कहा कि विलिंग वर्कर कैन नॉट फाइंड द जॉब ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। तो यहां पर जो अगर बात करें, यहां पर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशंस होता है बेटा जहां पर लोग काम करने के लिए रेडी तो है लेकिन काम उनको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से बेटा। दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर मैंने बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करा बेटा। तो पूरी क्लास को अगर मैं सम अप करूं बेटा तो हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस करा बच्चे, किसी भी पॉइंट को मैंने छोड़ने का कोशिश नहीं करा जिससे कि आपको दिक्कत हो बेटा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं बेटा, यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं बेटा। बाकी अगले क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। किसी भी बच्चों को अगर पीपीटी अगर चाहिए, पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं बेटा। अगर आपका कोई सवाल होता है, कोई डाउट्स होता है, किसी तरह का सजेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं बेटा। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।